जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ की क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कट ऑफ को लेके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बन रही है। बहुत सारा कि पेपर टफ था, पेपर इजी था। इसके अलावा आंसर की पहले अब जारी हो गई, इससे पहले लोगों ने अपनी आंसर की जारी करके कट ऑफ बताई थी। तो वाकई में कट ऑफ कितनी जा सकती है, जेन्युइन कट ऑफ, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग की कट ऑफ क्या जा सकती है और 1262 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, उस पर आरटीआई का जवाब आया है, क्यों ज्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कैसे रिजल्ट बनाया गया है, उस पर भी मैं पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन को लेके बच्चों का क्वेश्चन है कि उनकी मोबाइल फोन गायब हो गए तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ की। तो ठीक है, देखिए आरओ को लेके इस समय कट ऑफ को लेके पूरा माहौल गर्म हो रखा है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा अगर किसी कट ऑफ की बात हो रही है तो आरओ के कट ऑफ की बात हो रही है। पहले जब आंसर की नहीं आया था तो अलग अलग यूट्यूबर्स ने अपना अपना पेपर सॉल्व करके अपनी अपनी आंसर की निकाली और उसके बाद उस पर कट ऑफ बनाई, और अब आंसर की आ गया है तो उसके बाद भी कट ऑफ का जो वो है प्रोसेस अभी थम नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि आंसर की आने के बाद बहुत कुछ अप और डाउन हो गया है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि देखिए इसका पेपर जो आया था, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। नो डाउट है, बहुत लोग कह रहे होंगे कि इजी पेपर था, ऐसा पेपर पहले कभी नहीं आया। ठीक है, ऐसा पेपर कई साल बाद यूपीपीएससी द्वारा दाया जा रहा है। यानी मान के चलिए कि लगभग 2017-16 के समय जो पेपर आता था वैसा पेपर आया, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस ज्यादा थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम थे, क्योंकि बच्चों ने प्रीवियस पेपर जो दिए थे वो ये सोचकर पढ़े थे कि देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था क्योंकि ये तो री एग्जाम था। लेकिन इस बार वन लाइनर क्वेश्चन को ज्यादा कर दिया गया है। लेकिन देखिए एक सिंपल सी बात समझिए कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना, एग्जाम हॉल में, और आप 3 घंटा वहां बिता रहे हैं, उसमें 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना, वन लाइनर क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, यानी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, क्योंकि एक प्रेशर जो होता है और कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ये होगा वो होगा, सोचने में, और एक प्रेशर की वजह से जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है उसमें अच्छे खासे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है जब हम की भर रहे होते हैं ओएमआर शीट, तो उस समय भी अप डाउन हो जाता है, उससे भी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से पेपर ऐसा नहीं कह सकते कि इजी आया हुआ था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। जो एग्जाम में बैठा उससे पता चलता है कि पेपर कैसा आया था। देखिए बाहर जब हम बैठे होते हैं तो हमको जब पेपर मिलता है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वही पेपर अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा तो फिर आप उसे इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां एक प्रेशर होता है, क्योंकि वहां हमें ये है कि ये गलती मेरा निगेटिव मार्क कर देगी। जबकि बाहर क्या है कि अरे चलो अगर गलती होगी भी तो देखा जाएगा, क्योंकि उससे तो फर्क पड़ना नहीं है। तो बहुत चीजें होती हैं, बहुत से ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हॉल में वही पेपर टफ हो जाता है और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो बैठा होता है उसके लिए वही पेपर आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या इसकी जा सकती है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है कि 42% लोगों ने एग्जाम दिया है, तो बहुत से बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया है। हमें यहाँ पे बहुत से बच्चों से मतलब ही नहीं है। बच्चों से मतलब किससे, कंपटीशन कितने बच्चों में, 10% बच्चों में ही कंपटीशन होता है। 10% जो सीरियस बच्चे होते हैं उन्हीं में आपका कंपटीशन होता है। तो वो 10% जो सीरियस बच्चे होंगे वो तो एग्जाम में बैठे ही होंगे। एग्जाम को छोड़ा किसने होगा, जिनकी प्रिपरेशन नहीं होगी वो सोचोगे क्या इतना दूर सेंटर जाए, छोड़ दो एग्जाम। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी वो 10% बच्चों ने तो एग्जाम दिया होगा, मेन कंपटीशन तो उन्हीं पे है। तो इससे कट ऑफ को लेके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अटेंडेंस कम है तो कट ऑफ कम चली जाएगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जा क्या सकती है। ठीक है, कट ऑफ जाने की चांसेस क्या है। तो देखिए यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ मुझे लगता है जानी चाहिए वो लगभग आपका 115 से 117 नंबर होना चाहिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी में 115 से 117 नंबर आपका कट ऑफ होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो कट ऑफ आपकी होनी चाहिए वो 112 से 114 के बीच होनी चाहिए। ठीक,
उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ होगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो आपकी लगभग 109 से 111 के बीच होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट यानी एससी की कट ऑफ होगी वो लगभग आपकी 98 से 100 के बीच होनी चाहिए। 98 से 100 के बीच अगर है तो आपके चांसेस बिल्कुल है मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो लगभग 89 से 91 के बीच होगी। 89 से 91 के बीच एसटी कैटेगरी की कट ऑफ होगी। वही फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी, फीमेल कैटेगरी की वो 104 से 106 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है ये आपकी कट ऑफ हो सकती है। आंसर की आने के बाद बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस गलत हुए हैं जो अभी तक खुश थे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आंसर की आने के बाद बहुत से बच्चों के नंबर घटे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है अगर इतने आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप आरओ एआरओ की मेंस की तैयारी बिल्कुल करिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जूनियर असिस्टेंट को लेके है, 55-12 को लेके। बच्चों को परेशानी बहुत है कि भाई 55-12 की टाइपिंग कब तक होगी। तो देखिए अभी इसकी टाइपिंग में टाइमिंग है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी इस समय बिजी है पैट 2025 का एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो जूनियर असिस्टेंट 55-12 की जो टाइपिंग है उसमें अभी टाइम लग सकता है, हो सकता है पेट के एग्जाम के बाद ही आपकी टाइपिंग हो, ठीक है। और टाइपिंग की प्रैक्टिस को लेके है तो देखिए यूआर कैटेगरी में अगर अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, ओबीसी सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन तीनों का जो टाइपिंग का कट ऑफ होता है वो लगभग सेम ही होता है, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो अगर आपके मार्क्स 42 से 45 के बीच हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 42 से 45 के बीच में है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एससी कैटेगरी में अगर यही मार्क्स आपके 36 से 38 के बीच में है तो बिल्कुल आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 32 से 34 के बीच में घूम रहे हैं तो बिल्कुल आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर इतनी आपके मार्क्स है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप 0 से भी शुरू करेंगे तो काफी कुछ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए टाइपिंग बहुत टफ होती है, ठीक है। लोग टाइपिंग को अगर हल्के में ले रहे हैं तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जो टॉपर हो वही फेल हो जाए, ठीक है। जिसने एग्जाम रिटन टॉप की होगी वो टाइपिंग में फेल हो सकता है। तो ये चमत्कार भी होगा कि हो सकता है बहुत ज्यादा नंबर पाने वाले टाइपिंग ही फेल हो जाए और कम नंबर वाले टाइपिंग ही पास हो जाए। तो टाइपिंग एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत लोग छट जाएंगे, ठीक है। और लगभग 60,000 लोगों को बुलाया जाएगा तो मान के चलिए ये भी हो सकता है कि उतने बच्चे छोड़िए जितनी सीटें हैं, ठीक है, 55-12 जितनी सीटें उतने बच्चे भी पास हो जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि इसके रूल और रेगुलेशन काफी चेंज हुए, काफी सख्त हुए हैं। तो टाइपिंग एक बहुत बड़ी छटैया का प्रोसेस है, छांट देगा वो काफी बच्चों को। तो उम्मीद यही है कि आई होप तो कि 55-12 बच्चे मिल जाए। तो इसलिए अगर आपका स्कोर इतना है तो बिल्कुल आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले हैं उनका रिजल्ट अगले मंथ अगस्त में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगस्त के स्टार्टिंग वीक में देखने को उम्मीद है कि आपका रिजल्ट मिल जाना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट, क्योंकि सब कुछ तैयार है। अब इस रिजल्ट को अगस्त माह में आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मुख्य सेविका नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बच्चों का क्वेश्चन था। देखिए मैंने नॉर्मलाइजेशन पे जब वीडियो बनाई थी तो आपको मैंने फॉर्मूले से समझाया था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। और अब जब आरटीआई आ रही है और मेरा वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, वही चीज आरटीआई द्वारा भी आपको बताया जा रहा है, सेम चीज आरटीआई द्वारा बताया जा रहा है। उस समय से बोल रहे थे कि आपको पता है क्या नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, बहुत कुछ लोग बहुत स्पेशल दे रहे थे, कोई एक्यूरेसी की बात कर रहा था, कोई किसी फलनवा कुछ की बात कर रहा था। लेकिन अब आरटीआई के जवाब से आपको पता चल रहा है ना कि क्यों ज्यादा नंबर पाना मैटर ही नहीं करता नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर पाना मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। ज्यादा नंबर से कुछ नहीं है। नॉर्मलाइज स्कोर में अगर आप नहीं हैं तो आप बाहर हैं, सीधी सादी बात है। बहुत से नंबर हो बच्चे होंगे जो कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाए फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो उसका आरटीआई ने जवाब दिया है क्यों सेलेक्ट नहीं हुए हैं, क्यों उनका नॉर्मलाइज स्कोर से रॉ स्कोर से नॉर्मलाइज स्कोर घट के कितना हो गया, ये बताया गया है, ठीक है। तो जो प्रोसेस मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन में समझाई थी सेम चीज आरटीआई भी आपको समझा रहा है। सीधी सादी बात समझिए कि देखिए अगर आप 65 पाए थे और आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइज होकर 62 हो गई तो फिर आप कट ऑफ से नीचे हो गए, सीधी सादी बात है।
जो आपकी फाइनल कट ऑफ उससे नीचे हो गए, इसलिए आप ज्यादा नंबर पाके भी सिलेक्ट नहीं हुए। अब बहुत से बच्चे जो ये कह रहे हैं कि मैं मान लीजिए कि एक कट ऑफ है 62, इसी पे आपका सिलेक्शन होना है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैं 62 पाए हूं फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ हूं। तो ऐसा मान के चलिए जब 62 को कट ऑफ बनाया गया होगा तो मान लीजिए 5 सीटें बची थी। कितनी? 5 सीटें बची थी और कैंडिडेट जो 62 पाए हैं वो 10 लोग थे। ठीक है, 10 लोग कैंडिडेट थे जो पाए थे 52 नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है जिनका एज ज्यादा होता है। ठीक है, एज को लेके प्राथमिकता दी जाती है। एज के हिसाब से अगर आपका क्लैश हो गया 10 बच्चों के बीच में, अब यहां से आपको 5 लोग को सेलेक्ट करना है तो एज का प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिसकी एज ज्यादा होगी उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। ठीक है, जिसकी एज ज्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा, जिसकी एज कम होगी वो बाहर हो जाएंगे। भले वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड है, सेम मार्क्स पाए हुए हैं, कट ऑफ के अंदर है, लेकिन सीटें 5 ही बची हुई है तो केवल 5 ही कैंडिडेट लिए जाएंगे और वो 5 कैंडिडेट होंगे सीनियर। ठीक है, मतलब जिनकी एज ज्यादा होगी, जिनकी एज कम होगी उनको फिर वहां पर त्याग देना पड़ता है। यही रूल है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे यूपी SSS, चाहे यूपीपीएससी, चाहे एसएससी, कहीं भी यही रूल और रेगुलेशन फॉलो होता है। प्राथमिकता उनको दी जाती है जिनका एज ज्यादा है। तो इस हिसाब से आपका रिजल्ट बना होगा। तो बहुत से बच्चे जिनका नॉर्मलाइजेशन को लेकर कंफ्यूजन था वो तो मैंने ऑलरेडी पहले ही दूर कर रखा है, लेकिन जो बच्चे कह रहे थे कि सेम नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कि मैं उतना मार्क्स पाया हूं फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो उसका रीजन यही होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात समझिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों द्वारा मुझसे पूछा गया था कि मोबाइल नंबर गायब हो गया है, जो मोबाइल नंबर उन्होंने डाला है तो पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो देखिए, जो मोबाइल नंबर डाला है उससे पुलिस वेरिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं होता है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका आयोग खुद कराता है, उसकी भनक आपको नहीं लगती है। आयोग का ये कार्य है, आयोग खुद आपके बारे में आपके नजदीकी थाने से पता करेगा। सिंपल सा पुलिस वेरिफिकेशन में यही होता है कि आप पर कोई केस वेस नहीं चल रहा है, आप किसी इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो नहीं किए हुए इन फ्यूचर, इन पास्ट, तो उस हिसाब से आपका रिपोर्ट वहां पे पहुंचता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आयोग का लेना देना है, यूपी SSS का उससे लेना देना है। वो अपना कार्य खुद कर लेगा, इससे आपके नंबर गायब होने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।